है क्या आपका? अच्छा, कितने दिन से चल रहा? 3 महीने से चल रहा। अच्छा, पहले तो कोई क्लास हुई नहीं हमारी, या पहली बार ही हो रही ना आज? चलिए, तो मैं क्यों आया हूँ ये तो आपको जानकारी हो ही गई होगी। छोटा सा एक सब्जेक्ट है मेरा भी आपके कोर्स में, जो सबसे आसान पार्ट है आपके पाठ्यक्रम का। ग्रेड सेकंड के ही है सब इसमें, बाकी कोई इधर उधर तो नहीं है? पीटीआई के कौन कौन है? ठीक है, एक ही बात है। पीटीआई और ग्रेड सेकंड का जो फर्स्ट पेपर है वो सेम है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, सभी चीज़ें बराबर है। सबसे पहले नंबर पर तो हम बातचीत करते हैं अपने पाठ्यक्रम को लेकर के कि हमारा क्या पाठ्यक्रम रहेगा, कितने यूनिट्स इसमें हैं और लगभग कितने घंटे में हमारा पाठ्यक्रम पूरा हो जाएगा। देखो, अभी आपका जो पाठ्यक्रम है मनोविज्ञान का, पीटीआई में भी और ग्रेड सेकंड में भी, उसमें 8 यूनिट हैं। कितने यूनिट हैं? 8 यूनिट दिए हुए हैं। और जो 8 यूनिट दिए हुए हैं ये सारे के सारे यूनिट एक समान बड़े नहीं हैं। इनकी विषय वस्तु की प्रकृति के आधार पर ये यूनिट बने हुए हैं, बाकी कुछ बहुत बड़े हैं तो कुछ छोटे हैं। हमारा पहला जो यूनिट है उसमें हम बातचीत करेंगे मनोविज्ञान की उत्पत्ति को लेकर के, कि मनोविज्ञान का जन्म कैसे हुआ और किस प्रकार से मनोविज्ञान की विषय वस्तु जो है वो हम तक पहुंची। आज हम किस तरह से मनोविज्ञान को पढ़ते हैं और इसकी जब शुरुआत हुई थी उस समय ये किस स्वरूप में था। दूसरा, मनोविज्ञान का वर्तमान में अभिप्राय क्या है, शिक्षा का अभिप्राय क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान जो है ये किस प्रकार से बना, शिक्षा मनोविज्ञान का दृष्टिकोण क्या है, कैसे ये हमारे लिए उपयोगी हैं, ये आपका पहला यूनिट है। दूसरा आपका जो यूनिट है पाठ्यक्रम के अनुसार वो है अधिगम। सामान्यतः बाकी जितने भी कोर्सेज हैं उनमें पहले बालक का विकास दिया हुआ होता है, उसके बाद में अधिगम होता है। आपके में जस्ट उल्टा दिया हुआ, पहले अधिगम दिया हुआ, उसके बाद में बालक के विकास के बारे में, यानी अधिगमकर्ता के विकास के बारे में दिया हुआ है। तो हम भी उसी क्रम में पढ़ेंगे, है ना, ताकि आपको ये संतुष्टि रहे कि हमारा पाठ्यक्रम यूनिट वाइज पूरा हो रहा है। तो दूसरा यूनिट हम अधिगम को लेकर बात करेंगे। अधिगम वाला यूनिट जो है अपेक्षाकृत अन्य यूनिट से काफ़ी बड़ा है और सबसे ज़्यादा समय इसी यूनिट में हमारा खर्च होगा। इस यूनिट को पूरा होने के बाद हमारा तीसरा यूनिट आता है शिक्षार्थी अधिगमकर्ता का विकास। ये भी ठीक ठाक बड़ा है और अधिगम से कुछ ही कम समय इसमें लगता है, बाकी लगभग इतना ही समय इसमें भी लगता है। लेकिन ये मान के चलिए कि जब ये 3 यूनिट पूरे हो जाते हैं तब आपका पाठ्यक्रम लगभग 70% पूरा हो जाता है। 70% पाठ्यक्रम आपका इन 3 यूनिट में ख़त्म हो जाता है। फिर हमारा बाकी जो बचता है उसमें 20% जो है वो आपके यूनिट है व्यक्तित्व वाला। उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें हमें देखने को मिलती है, काफ़ी कुछ हम पढ़ते हैं। व्यक्तित्व क्या है, प्रकार उसके हैं, कैसे उसका संगठन होता है, विभिन्न प्रकार की विधियां हैं उसमें व्यक्तित्व मापन की, समायोजन है, कुसमायोजन है, इस तरह से समायोजन तंत्र उसमें दिया हुआ एक बड़ा यूनिट वो भी है। वो पूरा होने के बाद में मात्र आपका जो कोर्स है वो बच जाता 15%, और उस 15% कोर्स में आपके आगे के 3 यूनिट हैं जिसमें बुद्धि है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं और अधिगम के निहितार्थ हैं। ऐसे करके टोटल 8 यूनिट आपके पाठ्यक्रम में दिए हुए हैं ग्रेड सेकंड और पीटीआई के लिए। एवरेज मेरा जो टाइम लगता है इस पूरे कोर्स में वो मैक्सिमम 55 यानी 55 क्लासेस लगेगी अधिकतम। वो तब जब हमारी क्लासेस छोटी होती है, समय कुछ कम मिलता है। अगर हमारी क्लासेस थोड़ी बड़ी होती है, लगातार 2-2.5 घंटे की क्लास होती है नियमित रूप से, तो फिर हमारा समय और कम हो जाता है।
क्योंकि लगातार कोई भी वर्क होता है, फ्लो में होता है, तो थोड़ा जल्दी होता है ना। तो अब तक की पीछे की क्लासेस के इतिहास के अनुसार 45 से 55 घंटे में ये कोर्स होता है। 45 घंटे में उस क्लास में हो जाता है जिसमें बैठे हुए सभी विद्यार्थी अपने आप में बहुत समझदार होते हैं, और समझदार होने के साथ ही वो टाइम मैनेज को भी जानते हैं। ब्रेक के बाद में वापस तुरंत आना, तो 1 मिनट में आ जाते हैं, क्लास में फालतू बातचीत नहीं करते हैं, टोटल पढ़ाई होती है। यानी जहाँ पर टोटल क्वालिटी मेंटेन होती है वहाँ पर 45 क्लासों में भी कोर्स हो जाता है। लेकिन जहाँ पर बीच बीच में बातचीत करना चलता रहता है ना, लेट सेट आना बना रहता है, तो वहाँ पर ये 55 क्लास तक भी हो सकता है। अब आप सोचेंगे 10 क्लासों का बड़ा डिफरेंस कैसे हो सकता है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कुछ क्लासेस के अंदर प्रश्न उत्तर ज़्यादा होते हैं, बार बार बच्चे प्रश्न देते हैं, पूछते हैं, छोटी छोटी बातों को पूछते रहते हैं, तो हमारा तो दायित्व बनता है कि वो चीज़ बतानी ही होगी। तो ऐसी स्थिति में हमारा टाइम उसमें कंज्यूम होता है, और अगर हम उस पर फोकस नहीं करते और केवल अपनी पढ़ाई पर और जो चल रहा है उस पर करते हैं तो हम कम समय में कर लेते हैं। फिर भी मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि एवरेज टाइम में आपका पाठ्यक्रम हो जाए। तो आप लोगों को ये पता लग गया है कि मैं आज से अगर शुरू करता हूँ तो लगभग कितने घंटों के अंदर हमारा पाठ्यक्रम हो जाएगा। उसमें आपको मैं ये भी बता चुका हूँ कि कई लोगों के दिमाग में आया कि यार हमें तो 50-55 घंटे बताए थे और अभी तो हमारे 30 घंटे हो गए और 2 यूनिट ही हुई है। तो वो टेंशन नहीं लेना। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि कुछ यूनिट हमारे बहुत बड़े हैं जिनमें अधिक समय लगना है, कुछ यूनिट बहुत छोटे हैं जिनमें बहुत कम समय लगना है। आपका 8वां और 7वां यूनिट तो ऐसा है जो दोनों यूनिट फ्लो में पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं तो 1.5 घंटे में ही पूरे हो जाते हैं, 3 घंटे में 2 यूनिट हो जाते हैं। समझ में आ रही बात आपके? तो इसको लेकर के कोई तनाव दबाव आपके मस्तिष्क में आपको नहीं रखना है। सेकंड ग्रेड में जो प्रश्न आते हैं जो लगभग पीटीआई में वैसे आते हैं, बहुत आसान आते हैं। मैं जहाँ तक मेरा अनुभव कहता है 27 ईयर्स से मैं इस फील्ड में वर्क कर रहा हूँ। 27 साल मुझे इस फील्ड में के सब्जेक्ट को लेकर के बातचीत करते हुए हो गए हैं। तो इन 27 सालों में कंपटीशन लेवल पर ये शुरू हुआ 2004 से, ठीक है। 2004 के बाद में जो भी शिक्षक भर्तियां हुई उनमें इसका बोलबाला हुआ। तो वहाँ से लेकर आज तक जो शिक्षक भर्तियां हुई ग्रेड 2, 3 और 1 जो भी है, उनमें सबसे इजी अगर पेपर आता है तो वो ग्रेड 2 का आता है। स्पेशली किसको लेकर के? मनोविज्ञान को लेकर के। इसमें 20 प्रश्न आते हैं और मैक्सिमम स्टूडेंट जो थोड़ा ढंग से एक बार पढ़ लेते हैं, इसको अपने स्तर पर अपने लेवल पर भी थोड़ा पढ़ लेते हैं, तो 15-16 प्रश्न करने में उनको कभी तकलीफ नहीं होती है। 4-5 प्रश्न ऐसे होते हैं जो हमारे लिए हार और जीत के लिए जिम्मेदार होते हैं, और एक अच्छी पढ़ाई हमें उन 4-5 प्रश्नों के लिए ही करनी होती है। अभी रीट का पेपर होता है, उसके अंदर कुछ टफ होते हैं, 1st ग्रेड में कुछ टफ होते हैं, लेकिन ग्रेड 2 में अब तक का इतिहास तो यही रहा है। लेकिन अब तक सरल आने का मतलब ये नहीं है कि भविष्य में भी क्या होगा, उसमें वो उससे भी ज़्यादा टफ हो सकता है, रीट से भी ज़्यादा टफ आ सकता है। इसलिए हमें अपनी पढ़ाई को प्रॉपर करना है, प्रॉपर तरीके से हमारे हर बिंदु को, हर जानकारी को, जो भी चीज़ें हमारे पाठ्यक्रम में उनको समझने का प्रयास करना है, ठीक है। मेरा नाम पता तो आप सब लोग जानते ही होंगे, बताने की आवश्यकता है नहीं। और फिर भी किसी को लगता है तो वो पड़ोसी से पूछे, क्योंकि मैं अपना नाम बार बार नहीं लेता हूँ। लोग कहते हैं अपना नाम लेने से उम्र कम हो जाती है, और मैं जीना चाहता हूँ, समझ रहे हो ना। इसलिए मैं अपना नाम कभी नहीं बताता किसी क्लास में। आप पड़ोसी से पूछें, यहाँ के मैनेजमेंट वालों से पूछें, या टाइम टेबल आया होगा उसमें मेरा नाम ऑलरेडी लिखा हुआ होगा, तो उसको बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। शुरुआत करें हम। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम हमारी पहले यूनिट से, या पहली जो यूनिट है वहाँ से हम बातचीत कर रहे हैं। उसमें हमारा जो पाठ्यक्रम है उसका नामकरण है शिक्षा मनोविज्ञान के नाम से। हमारा जो पाठ्यक्रम है वो किस नाम से है? शिक्षा मनोविज्ञान के नाम से है। और शिक्षा मनोविज्ञान जो है, इसमें 2 अलग अलग शब्द हैं, एक शिक्षा है और दूसरा क्या है? मनोविज्ञान है। एक शिक्षा शब्द, दूसरा शब्द क्या है? मनोविज्ञान है। शिक्षा और मनोविज्ञान, इन दोनों में अंतर है। शिक्षा अलग चीज़ है, मनोविज्ञान अलग चीज़ है, लेकिन इन दोनों को मिलाकर के जो हमारा पाठ्यक्रम, हमारी विषय वस्तु का नामकरण किया गया है, उसको जानने के लिए हमें पहले दोनों का अलग अलग अभिप्राय जानना ज़रूरी है। हमें पहले ये पता होना चाहिए कि शिक्षा का मीनिंग क्या होता है, हमें ये पता होना चाहिए मनोविज्ञान का मीनिंग क्या होता है, तब जाकर के हम दोनों के संयुक्त अभिप्राय को समझ पाएंगे।
संयुक्त रूप से दोनों का अर्थ क्या उसको हम समझ पाएंगे। तो सबसे पहले आज हम यहाँ पर बात करेंगे शिक्षा शब्द के अभिप्राय को लेकर के, कि शिक्षा शब्द क्या है, किस तरह से आया, कहाँ से आया, इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है, और फिर उसके बाद में हम बात करेंगे मनोविज्ञान के अर्थ को लेकर के। दोस्तों, शिक्षा शब्द का आगमन कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, इसके इतिहास में यदि हम जाते हैं तो शिक्षा शब्द सबसे पहले वैदिक काल में आया था। हम भारत देश के निवासी जो हैं वो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि दुनिया में शिक्षा शब्द का आगमन हमारे देश से हुआ, और सबसे पहले शिक्षा प्रणाली की शुरुआत हमारे देश से हुई वैदिक काल में। उसके बाद में अगर हम राजस्थान के रहने वाले हैं तो उससे भी ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि राजस्थान की धरती से पहली बार शिक्षा शब्द का जन्म हुआ। फर्स्ट नंबर पर तो हम भारतीय हैं तो सौभाग्यशाली हैं, और उसके बाद अगर हम राजस्थानी हैं तो और भी हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे राजस्थान की धरती से शिक्षा शब्द का जन्म हुआ। और उसमें भी यदि हम बीकानेर संभाग के हैं तो और ज़्यादा भाग्यशाली हैं कि हमारे बीकानेर संभाग से इस शब्द की उत्पत्ति हुई। ऐसा माना जाता है कि महाभारत काल में जो जांगल प्रदेश था, जहाँ से सरस्वती नदी बहा करती थी, उसी जांगल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में बीकानेर संभाग बसा हुआ है। और उसी सरस्वती नदी के किनारे पर सबसे पहले वेद, ऋग्वेद की ऋचाओं की रचना की गई थी, और उन्हीं ऋचाओं में पहली बार शिक्षा शब्द का प्रयोग हुआ था। इसका मतलब शिक्षा जो है, उस शब्द का आगमन हमारे इस देश की पावन धरती से हुआ। और आज इस दुनिया के अंदर यदि किसी परिष्कार का कोई आधार है या किसी व्यवहार में अच्छाई पैदा करने का कोई विकल्प है तो वो शिक्षा है, और उसकी शुरुआत हमारे इस क्षेत्र से हुई। इसलिए हमें इस शब्द को लेकर के सबसे पहले आश्वस्त होना है कि अगर हमारे क्षेत्र से इसका जन्म हुआ तो कोई न कोई बेहतरीन अर्थ ही इसका होगा, कोई न कोई अच्छा अभिप्राय ही इस शब्द का होगा। दोस्तों, शिक्षा शब्द का सामान्य अभिप्राय जब हम देखते हैं, सामान्य अर्थ जब हम देखते हैं तो इसका अर्थ होता है, यह है शिक्ष, और उस शिक्ष धातु में प्रत्यय लगने से बना है। संस्कृत पढ़ा होगा आपने, उसके अंदर धातुएं चलती है। पढ़ धातु आपने पढ़ी होगी, गम धातु पढ़ी होगी ना, उनके रूप भी आपने पढ़े होंगे, छोटी क्लासों में खूब पढ़ाए जाते हैं। तो वो इस तरह से शिक्ष धातु होती है, उस शिक्ष धातु में प्रत्यय लगने से इसका निर्माण हुआ है, और जिसका मतलब सीखने सिखाने की क्रिया होता है। शिक्षा का मतलब क्या होता है? सीखने सिखाने की क्रिया होता है या उससे लगाया जाता है। लेकिन वास्तविकता में क्या सीखने सिखाने की क्रिया होती है, या वास्तव में सीखने सिखाने की क्रिया ही शिक्षा है, यह जानने के लिए हमें इसके बारे में विशेष रूप से समझने की आवश्यकता है। शिक्षा शब्द का दो तरह से हमें अभिप्राय जानना होगा। प्राचीन समय में जब शिक्षा शब्द का आगमन हुआ उस समय किस अभिप्राय के लिए हुआ, वर्तमान समय में इसका उपयोग करते हैं तो हम किस अभिप्राय के लिए करते हैं, और वर्तमान समय के अभिप्राय को और बेहतर समझने के लिए इसके इंग्लिश वर्जन को भी हमें देखना पड़ेगा, जहाँ इसको एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। उस अर्थ को भी हमें देखना पड़ेगा, तब जाकर हम इसके अर्थ को समझ पाएंगे। कुछ लाइनें यहाँ पर हम लिखेंगे, उसके बाद आगे बात करेंगे, है ना। लिखते तो हो, नहीं लिखते हो आप लोग? लिखिए। बिंदु सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है शिक्षा मनोविज्ञान, वो आपको लिखना है। उसके बाद में लिखिए शिक्षा मनोविज्ञान के अभिप्राय को, शिक्षा मनोविज्ञान के अभिप्राय को शिक्षा मनोविज्ञान के अभिप्राय को समझने के लिए, शिक्षा मनोविज्ञान के अभिप्राय को समझने के लिए सबसे पहले हमें
शिक्षा और मनोविज्ञान शब्दों का शिक्षा और मनोविज्ञान शब्दों का अलग अलग अर्थ जानना जरूरी है। अलग अलग अर्थ जानना जरूरी है। अलग अलग अर्थ जानना जरूरी है। ठीक है, स्टेप बदल के लिखो। शिक्षा शब्द का अभिप्राय। शिक्षा शब्द का अभिप्राय। इसमें आप लिखिए, शिक्षा एक ऐसा शब्द है शिक्षा एक ऐसा शब्द है जिसका जन्म शिक्षा एक ऐसा शब्द है जिसका जन्म सबसे पहले भारत देश में हुआ। सबसे पहले भारत देश में हुआ। ऐसा माना जाता है कि महाभारत काल में जिसे जांगल प्रदेश कहा जाता था, महाभारत काल में जिसे जांगल प्रदेश कहा जाता था, उसी वर्तमान बीकानेर क्षेत्र में सरस्वती नदी बहा करती थी। उसी वर्तमान बीकानेर क्षेत्र में सरस्वती नदी बहा करती थी। जिसके किनारे पर ऋग्वेद की ऋचाओं की रचना की गई। ऋग्वेद की ऋचाओं की रचना की गई। ऋचाओं की रचना की गई और उसी ऋग्वेद में शिक्षा शब्द का आगमन हुआ। शिक्षा शब्द का आगमन हुआ। स्टेप बदल कर लिखो। शाब्दिक दृष्टिकोण से शिक्षा शब्द का निर्माण संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु में अ प्रत्यय लगने से हुआ। संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु में अ प्रत्यय लगने से हुआ।
जिसका अर्थ सामान्यतया सीखने सिखाने की क्रिया से लगाया जाता है। सीखने सिखाने की क्रिया से लगाया जाता है। सीखने सिखाने की क्रिया से लगाया जाता है। अब देखो, ये तो इसका सामान्य शाब्दिक अर्थ है भाषा की दृष्टि से, पर वास्तविक अर्थ इसका क्या है? जैसा कि आपको पता होगा मित्रों, अर्थ जो होते हैं शब्दों के, वो परिस्थितियों के अनुसार बदलते हैं। परिस्थिति के अनुसार एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हैं। जैसे हम कहें कि उस व्यक्ति की प्रकृति खराब है, उस व्यक्ति की प्रकृति खराब है, तो यहाँ पर प्रकृति शब्द का अर्थ क्या होता है? स्वभाव खराब है। और अगर हम कहें आज तो प्रकृति मेहरबान है, इसका मतलब जो हमारा एटमॉस्फेयर, हमारा वातावरण है, हमारे चारों तरफ फैला हुआ परिवेश है, उसके बारे में हम बोल रहे हैं। एक हम बात करें हमारे किसी भी विषय को लेकर, जैसे मनोविज्ञान को लेकर बात करें, तो मनोविज्ञान की प्रकृति जटिल है। तो यहां प्रकृति का मतलब क्या है? विषय वस्तु। इसका मतलब एक ही शब्द के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग अभिप्राय होते हैं। तो सामान्य शब्दार्थ तो क्या है इसका? सीखने सिखाने की क्रिया से है। लेकिन वास्तव में इसका अर्थ क्या है, इसका उपयोग कहां पर किया जाता है? तो सबसे पहले इसका उपयोग जो है वैदिक काल में हुआ, जब हमारे गुरुकुल होते थे, और गुरुकुल में शिक्षा देने का काम गुरु का होता था। इसलिए वहां पर गुरुकुल काल में इसका जो अभिप्राय था वो था कि एक गुरु के पास में यदि कोई शिष्य आता है तो वह क्या करेगा? उसके अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर ज्ञान रूपी प्रकाश देगा। क्या करेगा? अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर ज्ञान रूपी प्रकाश देगा। उसी को क्या बोलते थे? शिक्षा बोलते थे। उस समय आज की तरह कोई पाठ्यक्रम तो होता नहीं था। आज की तरह की स्थितियां तो थी नहीं कि कोई विशेष पाठ्यक्रम और उस पाठ्यक्रम के आधार के ऊपर जो है कोई व्यक्ति किसी को कुछ पढ़ा रहा हो, कुछ सिखा रहा हो। बल्कि उस समय क्या होता था? उस समय तो जो गुरु के मस्तिष्क में विचार आते थे, उन्हीं विचारों को गुरु अपने बालकों को बताता था, उन्हीं को समझाता था, और उसकी अज्ञानता को मिटाकर उसको ज्ञान रूपी प्रकाश देने का प्रयास करता था। उसको क्या माना जाता था? शिक्षा माना जाता था। इसका मतलब शिक्षा क्या करती थी? एक व्यक्ति के अंधकारपूर्ण व्यवहार को प्रकाशमय बनाती थी। उसकी अज्ञानता को मिटाकर उसको क्या प्रदान करती थी? ज्ञान प्रदान करती थी। अंधकार का मतलब होता है, अंधकार जब व्यक्ति में पाया जाता है तो उसके व्यवहार में मेलापन आ जाता है, उसका व्यवहार खराब हो जाता है, उसका व्यवहार अच्छा नहीं रहता है। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के व्यवहार को परिष्कृत करने के लिए, उसके व्यवहार का परिमार्जन करने के लिए, व्यवहार को मांजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? शिक्षा का उपयोग किया जाता है। इसका मतलब शिक्षा व्यवहार का परिमार्जन करने का एक साधन थी। उस जमाने में वैदिक काल में शिक्षा क्या थी? व्यवहार का परिमार्जन करने का एक साधन। ये क्या कर रही है पड़ोस में? क्या कर रहे हो भाई? मोबाइल चला रहे हो क्या? देखना उधर। गेट आउट कर दूंगा मैं, मेरा नाम ही काफ़ी है बस मेरे आने के बाद। मोबाइल चला रही है तो उसको जमा कर दो मोबाइल को, ठीक है? तो सबसे पहले नंबर पर यह ध्यान रखना है, एक व्यक्ति जब किसी व्यवहार को करता है और उस व्यवहार के माध्यम से उसके व्यवहार में परिमार्जन आता है, तो परिमार्जन करने का काम कौन करती है? शिक्षा करती है। तो शिक्षा एक व्यक्ति का एक ऐसा व्यवहार है, शिक्षा एक व्यक्ति का ऐसा व्यवहार है जो उसके व्यवहार को परिमार्जित करती है। परिमार्जन शब्द आया है मांजने से। मांजना आप जानते ही होंगे, बर्तनों में जब आप भोजन करते हैं वो मैले हो जाते हैं तो उनको मांजना होता है,
और मांजने के बाद में वो परिमार्जित होकर चमकने लग जाते हैं। उसी प्रकार से एक बालक के व्यवहार में जब कोई बुराई आ जाती है, जब कोई खामी आ जाती है, कोई अंधकार आ जाता है और शिक्षा के द्वारा उसके व्यवहार को मांजा जाता है तो वो चमकने लगता है। इसका मतलब जिस प्रकार से बर्तनों में प्रकाश पैदा हो जाता है, उसी प्रकार बालक के व्यवहार में क्या पैदा हो जाता है? प्रकाश पैदा हो जाता है। इसीलिए इसका वास्तविक अर्थ होता है व्यवहार में परिमार्जन लाने की क्रिया या व्यवहार को प्रकाशित करने वाली क्रिया। अगर हम आज भी बात करें, आज के शब्दकोश से भी हम बात करें, तो गुरु के द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती थी और की जाती है। और गुरु जो शब्द है उसका वास्तविक अर्थ होता है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला। इसका मतलब ये हुआ कि गुरु अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला है। इसका मतलब वह उसके व्यवहार में क्या पैदा कर रहा है? परिमार्जन पैदा कर रहा है, उसके व्यवहार को प्रकाशित कर रहा है। तो अब हमें इस बात का स्मरण रहे, अब हमें इस बात का ध्यान रहे कि यदि परीक्षा में प्रश्न आता है कि शिक्षा शब्द का वास्तविक अभिप्राय क्या है, तो उसमें पहला ऑप्शन आपको ये लिखा हुआ मिलेगा सीखने सिखाने की क्रिया, दूसरा पढ़ने पढ़ाने की क्रिया, उसके बाद तीसरा कुछ भी मिल सकता है, चौथा आपको मिलेगा परिमार्जन की क्रिया या प्रकाशित करने वाली क्रिया। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? परिमार्जित करने या प्रकाशित करने वाली क्रिया होगा। ये इसका वास्तविक अभिप्राय है, यह शाब्दिक अर्थ नहीं है। ठीक है ना। आप भाषा में बहुत सारे शब्दों को पढ़ते हैं, जैसे पवन, वायु, हवा, इन सबको हम लोग कई बार एक ही मान बैठते हैं कि सब एक ही है। पवन का मतलब भी वही है, वायु का मतलब भी वही है, हवा का मतलब भी वही है, लेकिन इनमें पर्याप्त अंतर है। हवा अलग चीज़ है, वायु अलग चीज़ है, पवन अलग चीज़ है। इनका अभिप्राय अगर हम देखेंगे तो अलग अलग होगा। बहुत सारी गैसों के मिश्रण को क्या कहते हैं? वायु कहते हैं। इसीलिए हमारे चारों तरफ क्या फैला हुआ है? इसको कोई हवा मंडल तो नहीं बोलता ना, इसीलिए नहीं बोलता क्योंकि हवा मंडल नहीं है, ये वायुमंडल है, बहुत सारी गैसों का मिश्रण है। पवन का मतलब होता है लगातार एक ही दिशा में बहने वाली वायु, इसीलिए आपने वायु दाब पवने पढ़ी होगी, वहां पर हवा दाब नहीं पढ़ा होगा, आपने नहीं पढ़ा ना, वायु दाब पवने। और वहां पर पवन पढ़ा होगा, वायु दाब पवने का मतलब पवन शब्द का उपयोग किया क्योंकि समान दिशा में बहने वाली वायु होती है, उसी को हम पवन कह सकते हैं, चाहे जिसको नहीं कह सकते। इसी प्रकार से किसी गाड़ी के टायर में पंचर होने पर क्या निकलती है? कभी पवन तो नहीं निकलती ना। कोई बोलता है कि मेरी गाड़ी के टायर की पवन निकल गई, क्यों नहीं निकलती पवन? क्योंकि उसमें केवल कोई गैस भरी जाती है, पर्टिकुलर गैस, और पर्टिकुलर गैस को कहते हैं हवा। पर्टिकुलर गैस का हिंदी में नाम क्या है? हवा। इसीलिए गाड़ियों के टायर से हमेशा हवा ही निकलती है, चाहे आप उत्तर से दक्षिण कहीं चले जाओ, किसी की वायु नहीं निकलने वाली है। समझ में आ रही कोई बात? हर शब्द का अपना एक अभिप्राय होता, वास्तविक अभिप्राय, और वो वास्तविक अभिप्राय हमें पता होना चाहिए। यहां पर भी वही बात है, अगर हमें पूछा जाएगा तो इसका वास्तविक अभिप्राय पूछा जाएगा, और वास्तविक अभिप्राय क्या है इसका? व्यवहार में परिमार्जन लाना या फिर प्रकाशित करना, इससे संबंधित क्रिया को हम क्या कहते हैं? शिक्षा कहते हैं। यस, लिखिए। शिक्षा शब्द का वास्तविक अभिप्राय, शिक्षा शब्द का वास्तविक अभिप्राय, शिक्षा शब्द का वास्तविक अभिप्राय एक ऐसी क्रिया के रूप में है, एक ऐसी क्रिया के रूप में है जिसके द्वारा एक बालक के व्यवहार में परिमार्जन, बालक के व्यवहार में परिमार्जन ऑब्लिक व्यवहार को प्रकाशित करती है।
व्यवहार को प्रकाशित करती है, यानी एक ऐसी क्रिया के रूप में इसके अर्थ को हम लगाते हैं जिसमें व्यवहार में परिमार्जन लाती है और व्यवहार को प्रकाशित करती है। स्टेप बदलकर नोट डालकर लिखो। वैदिक काल में शिक्षा के केंद्र वैदिक काल में शिक्षा के केंद्र गुरुकुल होते थे। शिक्षा के केंद्र गुरुकुल होते थे, जहां गुरु के आश्रम में एक बालक के अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर ज्ञान रूपी प्रकाश दिया जाता था। तो अब भविष्य में अगर ये प्रश्न आता है तो इसका सही अभिप्राय आप लोग बता पाएंगे कि शिक्षा का मतलब व्यवहार को परिमार्जित करने की क्रिया या व्यवहार में परिमार्जन लाने की क्रिया अथवा व्यवहार को प्रकाशित करने वाली क्रिया के रूप में होता है। इसके बाद में इस शब्द के अभिप्राय को समझने के लिए हमें इसके इंग्लिश वर्जन को भी देखना होता है, क्योंकि वर्तमान समय में जितने भी विद्वानों के विचार शिक्षा शब्द के लिए दिए गए हैं, जितनी भी अवधारणाएं दी गई है, उनको ठीक से समझने के लिए इसका इंग्लिश वर्जन ज़रूरी है, उसको जानना ज़रूरी है। अंग्रेज़ी में इसके लिए एजुकेशन शब्द का प्रयोग करते हैं और वो किस तरह से बना इसको लेकर के दो मत हैं, अलग अलग विचारधाराएं हैं। विचारधाराएं निर्माण को लेकर अलग अलग हो सकती है, लेकिन अंतिम रूप से अभिप्राय को लेकर दोनों एक मत हैं। दोनों ही विचारधाराएं एक ही प्रकार के अभिप्राय को दर्शाती है। तो वो क्या है और किस प्रकार से उस अभिप्राय को दर्शाया गया है, वो भी हमें यहाँ जानना जरूरी है। तो अगली लाइन में आप लिखिए, शिक्षा शब्द के लिए अंग्रेजी भाषा में एजुकेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है। एजुकेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसके निर्माण को निम्न प्रकार समझ सकते हैं। इसके निर्माण को निम्न प्रकार समझ सकते हैं। देखो, पहला मत है, उसके अनुसार तो इस शब्द का निर्माण जो है एडुकेटम से हुआ है, और दूसरा जो मत है उसके अनुसार इसका निर्माण किससे हुआ है, एडुकेयर या एडुसियर से हुआ है। ये दोनों ही, चाहे इसको माने चाहे आप इनको माने, ये दोनों ही मत के जो शब्द हैं ये मूलतः लैटिन भाषा से आए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मूल रूप से तो ये कौन सी भाषा का शब्द है,
लैटिन भाषा का शब्द है, मूल रूप से लैटिन भाषा का। कैसे भी पूछे, इस मत के अनुसार पूछे तो भी आपको लैटिन बताना है और इसके अनुसार पूछे तो भी लैटिन बताना है। ये प्रश्न आ चुका परीक्षा में कि एजुकेशन शब्द मूलतः किस भाषा से लिया गया है, तो लैटिन भाषा से लिया गया है। अब इसके बाद में इस मत वाले जो हैं, प्रथम मत के लोग ये मानते हैं कि ये जो एडुकेटम शब्द बना है वो ए और ड्यूको से बना है। आप ऐसे कैसे लिख लेना इनको। ए का मतलब होता है अंदर से और ड्यूको का मतलब होता है बाहर। निकालना। इधर इन दोनों शब्दों के अभिप्राय को लेकर कहा गया है, इनका मतलब होता है विकसित करना, आगे बढ़ाना, बाहर निकालना, लिख लिया सबने। अब देखो इनके अलग अलग अभिप्राय को अगर हम संयुक्त करके देखते हैं तो अंतिम रूप से एक ही निष्कर्ष निकलता है कि दोनों ही मत के लोग अंतिम रूप से इस बात को मानते हैं कि कोई न कोई ऐसी विशेषता होती है, कोई न कोई ऐसा कारक होता है, उस कारक को आगे बढ़ाया जाना, उस कारक को विकसित करना या उसको बाहर निकालना शिक्षा का कार्य है। यानी एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा किसी विशेषता को बाहर उजागर किया जाता है या उसको आगे बढ़ाया जाता है। इस अर्थ के रूप में ये अंग्रेजी का जो मीनिंग है, अंग्रेजी का जो शब्द है, उसका जो अभिप्राय है वो हमें एक व्यवहार को प्रकट करके बताता है। तो यहाँ तक जो लिखा आपने उसके आगे लिखो, उपर्युक्त विवरण से निष्कर्ष निकलता है कि कोई भी व्यक्ति जब शिक्षा को प्राप्त करता है तो उस व्यक्ति की आंतरिक विशेषताएं एवं योग्यताएं
योग्यताएं अभिव्यक्त होती है। अभिव्यक्त होती है, अभिव्यक्त होने का मतलब प्रकट होती है, अभिव्यक्त होती है। अब देखिए दोस्तों, कुछ विद्वानों का मानना है कि शिक्षा एक प्रकार से वह शक्ति है जो मनुष्य में या बालक में पाई जाने वाली जन्मजात शक्तियों को उजागर करती है, उनको बाहर निकालती है, उनको परिष्कृत करती है। जैसे एक बीज होता है, वो बीज जब तक हमारे घर में पड़ा होता है तब तक उसमें कोई अंकुरण नहीं होता। जैसे अनाज के दाने भी एक बीज है, सरसों का दाना भी एक बीज है। अब ये अनाज का दाना या सरसों का दाना जो होता है, वो जब तक हमारे घर में पड़ा होता तब तक उसमें कोई अंकुरण पैदा नहीं होता। लेकिन आपने देखा होगा गलती से अनाज उस जगह रखा हुआ जहाँ पर कोई सीलन आ गई हो, नमी आ गई हो, पानी उसके छू गया हो, मिट्टी के आसपास वो लग गया हो, तो उसमें भी क्या हो जाता है, अंकुरण हो जाता ना। ऐसे जब तक वो मिट्टी और पानी के संपर्क में नहीं आता तब तक अंकुरण नहीं होता। लेकिन उस बीज को जब हम अपने खेत में डालते हैं, मिट्टी के सुपुर्द करते हैं और वहाँ मिट्टी में नमी होती है आवश्यक मात्रा में, उचित प्रकार का प्रकाश वहाँ पर उस बीज को मिलता है, तो उचित वायु, प्रकाश और जल तथा मिट्टी के मिलने से वह बीज अंकुरित होकर के एक पौधा बन जाता है। और पौधा बनने के बाद में अपने जैसे दूसरे सैकड़ों बीज पैदा कर देता है। एक गेहूं का दाना खेत में डालने से सैकड़ों गेहूं के दाने बन जाते हैं, एक दाने से सैकड़ों दाने बन जाते हैं। ये अपने आप में क्या है? अपने आप में है कि उस बीज के अंदर शक्ति थी। कौन सी वाली? अंकुरित होकर के अपने जैसे बहुत सारे बीज बनाने वाली। लेकिन वो शक्ति कब उजागर हुई? जब उसको उचित वातावरण मिला। जब तक उसको उचित वातावरण नहीं मिला तब तक वो बीज रूप शक्ति दबी रही, और जो ही उचित वातावरण मिला उसने एक पौधे को और अपने जैसे सैकड़ों बीजों को जन्म दे दिया। वट वृक्ष तो आपने देखा ही होगा, और वट वृक्ष का बीज भी आपने देखा होगा। वट वृक्ष का बीज जो है इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि बहुत आसानी से उसको हाथ में भी आप नहीं पकड़ सकते। होता है या नहीं होता? लेकिन उस छोटे से बीज की पावर देखिए आप। जब वो मिट्टी के संपर्क में आता है, जलवायु के उचित वातावरण के संपर्क में आता है, तो वो दुनिया का सबसे विशालकाय पेड़ बन जाता है और अपने जैसे करोड़ों नए बीज पैदा कर देता है। क्योंकि वट के लगने वाला जो फल होता है उसमें एक फल में हजारों बीज होते हैं। ऐसे हजारों फल लगते हैं, हजारों को हजारों से गुणा करेंगे तो करोड़ों परिणाम में आ जाएंगे। इतने बीज वो अपने जैसे फिर पैदा कर देता है। ये क्षमता उस बीज में पाई जाती है। लेकिन ये सब कब होता है? जब उसको उचित वातावरण मिलता है। ठीक उसी प्रकार से एक बालक को, एक व्यक्ति को एक अच्छी शिक्षा मिलती है, एक शिक्षा का अच्छा वातावरण मिलता है, तो उसके अंदर की बहुत सारी पावर्स होती है, बहुत सारी शक्तियाँ होती है, वो उजागर हो जाती है। और उन शक्तियों के उजागर होने से वह समाज में अपने शिक्षा के बल पर एक मुकाम को प्राप्त करता है। आज आप लोग यहाँ पर शिक्षक बनने के लिए क्यों बैठे हो? क्योंकि आपने शिक्षा के माध्यम से अपनी शिक्षक बनने वाली योग्यता को प्रकट किया है, अभिव्यक्त किया है। यदि आप पढ़ने नहीं जाते, स्कूल नहीं जाते और आप शिक्षा से वंचित रहते, तो आप में जो शिक्षक बैठा हुआ है, शिक्षक बनने के जो गुण आप में बैठे हुए हैं, या वो जन्मजात आप में थे, क्या वो उजागर होते? कभी नहीं होते, किसी भी सूरत में नहीं होते। इसलिए शिक्षा ही वो माध्यम है, शिक्षा ही वो साधन है, शिक्षा ही वो वातावरण है जो हमारी जन्मजात शक्तियों को क्या करती है? उजागर करती है। कौन सी शक्तियों को? बीज रूप शक्तियों को। ठीक है ना? तो स्टेप बदल कर लिखिए। शिक्षा, शिक्षा एक बालक में पाई जाने वाली
एक बालक में पाई जाने वाली बीज रूप शक्तियों, शिक्षा एक बालक में पाई जाने वाली बीज रूप शक्तियों को, बालक में पाई जाने वाली बीज रूप शक्तियों को उजागर, बीज रूप शक्तियों को उजागर करती है, बीज रूप शक्तियों को उजागर करती है। जैसे एक बीज जब तक हमारे घरों में हमारे घरों में जब तक पड़ा रहता है तब तक उसमें कोई अंकुरण नहीं होता, मगर जब उस बीज को मिट्टी के सुपुर्द करते हुए उचित जल, वायु और प्रकाश दिया जाता है, उचित जलवायु और प्रकाश दिया जाता है, तो वह अंकुरित होकर अपने जैसे हजारों बीज देने वाले पौधे या पेड़ का निर्माण करता है। ठीक उसी प्रकार से एक बालक में भी बीज रूप शक्तियां पाई जाती है। बालक में भी बीज रूप शक्तियां पाई जाती है, जिनको शिक्षा के द्वारा उजागर किया जाता है, जिनको शिक्षा के द्वारा उजागर किया जाता है। उजागर किया जाता है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक बालक की बीजरूप शक्तियों को शिक्षा के द्वारा कैसे उजागर किया जाता है, इसको समझने के लिए हमें कुछ विद्वानों के विचारों को जानना पड़ेगा।
कई विद्वानों ने शिक्षा को लेकर के अपनी अपनी परिभाषाएं दी है, जिनमें से चुनी हुई कुछ खास परिभाषाएं जो हमारी परीक्षा में भी पूछी जा सकती है और उनसे हमें ये अभिप्राय भी स्पष्ट हो जाए वो कौन कौन सी है। तो शिक्षा की अवधारणाएं, शिक्षा की अवधारणाएं शिक्षा की अवधारणाओं में देखिए, प्लेटो के अनुसार देखिए, सबसे पहले प्लेटो के अनुसार शिक्षा शिक्षा व्यक्ति में शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक परिवर्तन लाती है। बौद्धिक परिवर्तन लाती है। शिक्षा बालक व्यक्ति में शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक परिवर्तन लाती है। यानी शिक्षा जो होती है, इसके द्वारा एक व्यक्ति में 3 प्रकार के मेजर चेंजेज आते हैं, बदलाव आते हैं, परिवर्तन आते हैं। पहले नंबर पर शारीरिक परिवर्तन आते हैं, दूसरे पर मानसिक परिवर्तन आते हैं और तीसरे पर बौद्धिक परिवर्तन आते हैं। मानसिक और बौद्धिक परिवर्तन तो समझ में आता है, लेकिन शारीरिक परिवर्तन कैसे आता है, प्लेटो ने कैसे इस विचार को दिया होगा कि शिक्षा के द्वारा शारीरिक परिवर्तन भी आते हैं। जब हम इस पर विचार करते हैं तो सामान्यतः हमें ऐसा लगता है कि ये शायद प्लेटो ने ठीक नहीं लिखा, क्योंकि शिक्षा प्राप्त करने के बाद क्या परिवर्तन होगा? लंबाई बढ़ जाएगी आदमी की, मोटाई बढ़ जाएगी, रंग रूप बदल जाएगा या और कुछ होगा? क्या ऐसा होता है? नहीं होता ना। तो इसका मतलब प्लेटो ने शायद ये शारीरिक शब्द का जो उपयोग किया है वो कभी कभी ऐसा लगता है कि बिना वजह किया, इसका कोई अर्थ नहीं है, केवल उनको क्या लिखना चाहिए था? मानसिक और बौद्धिक। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा सच ये है कि शिक्षा से शारीरिक परिवर्तन भी आता है, और शिक्षा से जो शारीरिक परिवर्तन आता है उसी से हमारे मानसिक और बौद्धिक परिवर्तन प्रभावित होते हैं। क्योंकि अरस्तु ने आगे चलकर कहा था, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण संभव है। अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो आगे की कोई भी कंडीशन में परिस्थितियां आपकी स्वस्थ नहीं हो सकती। जब डेवलपमेंट की प्रोसेस को हम पढ़ेंगे उस समय बात करेंगे कि डेवलपमेंट जो होता है, विकास जो होता है, वो डिपेंडेड होता है उसकी पहली परिस्थिति पर। शारीरिक विकास अच्छा होगा तो मानसिक विकास अच्छा होगा, मानसिक विकास अच्छा होगा तो संवेगात्मक अच्छा होगा, संवेगात्मक अच्छा होगा तो नैतिक और क्रमशः सामाजिक विकास अच्छा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि कोई न कोई राज यहाँ पर छिपा हुआ है जो हम
समझ नहीं पा रहे हैं। अगर आप अपनी दादी दादा से पूछोगे जाकर के घर में, जिनके भी दादा दादी हों, हो सकता है माता पिता तो कुछ नई उम्र के हों, पर दादा दादी ज़रूर पुरानी उम्र के होंगे। उनको जब आप पूछोगे कि आप अपने उस ज़माने में जब हमारी उम्र के थे कितने दिन में स्नान करते होंगे, तो वो कहेंगे हमारा तो 7 दिन में एक बाथ डे आता था। क्या होता था? आज की तरह रोज़ाना कोई स्नान नहीं करता था। मालूम करना, आपको पता भी होगा, वो बता देंगे आपको कि हम 5, 7, 10 दिन में कभी मौका लगता था, कामकाज नहीं है तो फिर सोचते थे चलो आज नहा लेते हैं। बताइए आज आप नियमित रूप से स्नान करने के बाद भी कभी कभी थोड़े घंटे 2 घंटे लेट हो जाते हैं तो बेचैनी हो जाती होगी। अच्छा, ये सबके लिए लागू नहीं होता, कोई नहीं करता तो परेशान नहीं हो। कोई ऐसा हो कि मैं तो 2-3 दिन में एक ही बार नहाता हूँ, तो उसके लिए ये लागू नहीं होता है। ऐसे लोग भी होने चाहिए, क्योंकि धरती वीरों से खाली तो है नहीं। तो वो लोग, अब आप सोचिए कि आप एक दिन में घंटे 2 घंटे लेट हो गए, उसमें बेचैनी हो जाती है। वो लोग कई दिनों तक बिना स्नान के रहते थे। इसका मतलब डेफिनेटली उनके शरीर को नुकसान तो होता होगा। और नुकसान होने के साथ साथ सबसे बड़ी बात यह कि उनका जो नुकसान होता होगा वो एक प्रकार से अनलिमिटेड होता होगा, और कभी कभी तो अनकंट्रोल्ड होता होगा, जिसको कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाता होगा। कैसे? इसके कई एग्जाम्पल हमें मिलते हैं। एक ज़माना था जिसको हम सभ्यताओं के काल के नाम से जानते हैं। सभ्यताओं के काल के बारे में आप लोग पढ़ते हैं तो आपने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, हड़प्पा सभ्यता के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में जब पढ़ते हैं तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि उस सभ्यता के नष्ट होने की वजह क्या थी, कौन से कारणों से वो सभ्यता नष्ट हो गई। तो उसके लिए अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। कोई कहता है कि वहाँ पर नदी में बाढ़ आने से वो सभ्यता नष्ट हो गई थी, कोई कहता है कि अतिवृष्टि, कोई कहता अनावृष्टि, यानी कि बरसात नहीं हुई कई सालों तक तो लोग भूखे प्यासे मर गए। लेकिन उसके अलावा कुछ और ऐसे विचार या सिद्धांत हैं जो इस बात को बताते हैं, पुष्ट करते हैं कि आखिर वो संस्कृति नष्ट कैसे हुई। जिनमें कुछ मत हैं, छोटे से मत, जो कहते हैं कि कोई युद्ध हुआ बड़ा, उसमें सारे लोग मारे गए। लेकिन सर्वाधिक प्रमाणिक जो पुष्टि मिलती है वो मिलती है कि प्लेग रूपी महामारी फैल गई, जिसकी वजह से सब एक दूसरे की चपेट में आ गए और वो पूरी संस्कृति क्या हो गई, नष्ट हो गई। अब आप सोचेंगे कैसे कैसे हो सकता है, प्लेग आने से सारे लोग कैसे ख़त्म हो सकते हैं। अब आप सोचिए, अभी अभी जस्ट हम एक बीमारी से जूझ रहे हैं, एक परेशानी से जूझ रहे हैं। कई लोगों ने उसको देखा भी है, कई लोगों ने बहुत नज़दीकी से उसको भुगता भी होगा। उन लोगों को इस बात का पता है अच्छी तरह से, ठीक से वो जानते भी होंगे कि उस महामारी के समय अगर सभ्यताओं की काल की तरह ही हमारे पास शिक्षा नहीं होती और आज हम शिक्षा से जुड़े हुए नहीं होते, नियमित रूप से स्नान नहीं करते, दिन में 3 बार हाथ नहीं धोते, तो क्या आज हम बचते? ये तो पता ना आपको। अगर उसी प्रकार की शिक्षा का अभाव आज होता तो ये महामारी दुनिया को पूर्णतः क्या कर जाती, नष्ट कर जाती। लेकिन इसका आगमन उस समय हुआ जब शिक्षा अपने आप में यौवन पर है, और लोगों ने इसके आगमन की भनक के साथ ही ये भी समझ लिया कि कैसे फैलेगी और कैसे लोगों को चपेट में लेगी, क्या इसकी सुरक्षा के इंतजाम हो सकते हैं, और उसी के आधार पर लोगों ने काम किया। और आज हानि हुई है, नो डाउट, मैं ये नहीं कहता हूँ हानि नहीं हुई है, निश्चित रूप से बहुत बड़ी जन हानि हुई है, बहुत बड़ी धन हानि हुई है, संबंधों के बीच में काफ़ी चेंजेज आए हैं, लेकिन फिर भी आज संस्कृति बची हुई है। ये किसका प्रभाव है? शिक्षा का प्रभाव है। इसका मतलब उस ज़माने में लोगों को अपने शरीर की सुरक्षा का ज्ञान नहीं था, और ज्ञान नहीं होने का कारण था शिक्षा का अभाव होना, और उसी के परिणाम स्वरूप ऐसा हुआ कि लोग प्लेग जैसी महामारी, जो बहुत बड़ी महामारी नहीं हो सकती, उसकी चपेट से ही ख़त्म हो गई। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि शिक्षा जो है शारीरिक परिवर्तन भी लाती है। आज हम पढ़े लिखे होने के कारण नियमित रूप से स्नान करते हैं,
इसको किस तरह से ठीक रख सकते हैं उसके लिए प्रयास करते हैं। हाथों को एक से अधिक बार धोते हैं, साबुन लगा करके आप धोते होंगे। शरीर के विभिन्न अंगों को मजबूत और सकारात्मक दृष्टिकोण वाले बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार के पदार्थों का लेप करते होंगे। ये सब कुछ होता है या नहीं होता? ये इसलिए तो होता है कि आज हम शिक्षा की वजह से ये सब चीज़ें जान रहे हैं। तो प्लेटो की परिभाषा में ये बिल्कुल ठीक है कि निश्चित रूप से शारीरिक परिवर्तन भी आए हैं। दूसरा, मानसिक परिवर्तन। जैसे जैसे व्यक्ति को शिक्षा की प्राप्ति होती है वैसे वैसे उसकी मेंटलिटी चेंज होती है, उसकी मानसिकता में परिवर्तन आता है। सकारात्मक मानसिकता बढ़ती है, नकारात्मक मानसिकता समाप्त होती है। आज हमारे मन और मस्तिष्क में जो भाव हैं, आज हमारे मन और मस्तिष्क में जो भाव हैं, विशेष रूप से किसी भी व्यक्ति के प्रति, कार्य के प्रति, व्यवहार के प्रति, वो हमारी मानसिकता से बनते हैं। अगर हमारी मानसिकता सकारात्मक है तो वो भाव सकारात्मक बनेंगे, नकारात्मक है तो नकारात्मक बनेंगे। इससे आप समझ सकते हैं कि हमारी मानसिकता में जो बदलाव आता है वो भी हमारी शिक्षा से आता है। आज एक अनपढ़ व्यक्ति को अचानक आप कहते हैं कि शहर में जाकर के ये 2 सामान लाने हैं, वो कितनी बार सोचेगा बताइए? एक बार भी नहीं सोचेगा। एक से अधिक बार सोचेगा कि मैं कैसे तो शहर जाऊंगा, ये सामान कहाँ मिलेगा, मैं कैसे इसको ढूंढूंगा। वहीं पर वो काम एक पढ़े लिखे व्यक्ति को आप देंगे तो वो कितनी बार सोचेगा? एक बार भी नहीं सोचेगा। वो सीधा उस सामान के लिए शहर को चल पड़ेगा और वो जानता है कि वहाँ शहर में जाने के बाद कैसे इसको ढूंढा जा सकता है। इसका मतलब किसी कार्य के प्रति हमारा जो नज़रिया, हमारा दृष्टिकोण है वो हमारी मानसिकता से पैदा होता है। वो कैसे बनता है? शिक्षा की वजह से। और उसके बाद में तीसरे नंबर पर है बौद्धिक। बौद्धिक का मतलब सोचने, समझने, विचारने की शक्ति, चिंतन की शक्ति, विश्लेषण की शक्ति, संश्लेषण की शक्ति। क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये सब कुछ जानने समझने के लिए हम जिस व्यवहार का उपयोग करते हैं, जिस व्यवहार के आधार पर आगे बढ़ते हैं, वो हमारी बौद्धिक क्षमताएं होती है। तो हमारी बौद्धिक क्षमताएं भी शिक्षा से बढ़ती है। जितना आप पढ़ते हैं उतनी आपकी बुद्धि का विकास होता है। आगे हम पढ़ेंगे बुद्धि 2 प्रकार की होती है, अर्जित और जन्मजात। तो जो जन्मजात प्रकार की बुद्धि होती है वो तरल बुद्धि होती है। अर्जित बुद्धि जो होती है वो ठोस बुद्धि होती है। और ये ठोस बुद्धि जो है हमें शिक्षा से प्राप्त होती है। जितनी हम किताबें पढ़ते हैं, जितना सीखते हैं, उतना ही हमारी बुद्धि का क्या होता है? विकास होता है। तो इस प्रकार से तीनों प्रकार के जो परिवर्तन है, शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक, वो किससे होते हैं? नेक्स्ट लिखिए, अरस्तु के अनुसार। अरस्तु के अनुसार स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण शिक्षा का कार्य है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण शिक्षा का कार्य है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण शिक्षा का कार्य है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण शिक्षा का कार्य है। यानी कि अगर स्वस्थ शरीर है तभी जाकर के हमारा मन सीखने में लगता है और तभी जाकर के हम कुछ चीज़ों को सीख पाते हैं। अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है तो हमारा सीखने में मन नहीं लगता तो हम किसी प्रकार की शिक्षा को ग्रहण भी नहीं कर पाते। तो शिक्षा को ग्रहण करने का आधार क्या है? हमारा स्वास्थ्य क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट है जॉन लॉक के अनुसार। जॉन लॉक के अनुसार जिस प्रकार से
फसल के लिए कृषि होती है, जिस प्रकार से फसल के लिए कृषि होती है उसी प्रकार से जिस प्रकार से फसल के लिए कृषि होती है उसी प्रकार से मनुष्य के लिए शिक्षा होती है। मनुष्य के लिए शिक्षा होती है। तो देखो, जॉन लॉक जो थे ये इंग्लैंड के विद्वान थे और 17वीं सदी में इन्होंने अपना ये विचार दिया था। प्लेटो ने अपना विचार ईस्वी पूर्व 5वीं सदी में दिया था, वहीं पर अरस्तु ने ये विचार ईस्वी पूर्व 4वीं सदी में दिया था। 17वीं सदी में विचार दिया जॉन लॉक ने और इन्होंने कहा जिस प्रकार फसल के लिए कृषि होती है उसी प्रकार मनुष्य के लिए क्या होती है, शिक्षा होती है। इसका मीनिंग यह है कि एक किसान जब खेत में फसल बोता है तो उस फसल को बोने से पहले भी और बोने के बाद भी बहुत सारे कृषि कार्य करता है। खेतों में निराई है, गुड़ाई है, सिंचाई है, ये सब कुछ करता है और ये कार्य जितने बेहतर तरीके से वो करता है उसकी फसल उतनी क्या होती है, अच्छी होती है, बेहतर होती है। यानी कृषि कार्य जितने अच्छे करेगा फसल भी उतनी ही अच्छी पैदा होगी। कृषि कार्य जितने कमजोर करेगा फसल भी उतनी ही कमजोर होगी। इसका मतलब ये हुआ कि कृषि कार्य से संबंधित व्यवहार अच्छा होने पर फसल का अच्छा होना इस बात का सूचक है कि यदि एक मनुष्य को, एक बालक को भी अच्छी शिक्षा दी जाएगी तो वह बालक या मनुष्य भी क्या बनेगा, अच्छा बनेगा। तो यहां पर इन्होंने कृषि की तुलना किससे की है, शिक्षा से की है। ऐसा प्रश्न पूछा भी जा चुका पहले एक बार कि कौन से विद्वान ने शिक्षा की तुलना कृषि से की है, तो शिक्षा की तुलना कृषि से करने का श्रेय किसको जाता है, जॉन लॉक को जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है पेस्टोलॉजी के अनुसार। ये पेस्टोलॉजी की जो परिभाषा है ये अब तक के इतिहास में सर्वाधिक बार पूछी गई है। अगर आप पीछे के पेपर्स को उठा के देखेंगे, विभिन्न परीक्षाओं के पेपर्स को, तो आपको पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा बार पूछी गई परिभाषा पेस्टोलॉजी की। पेस्टोलॉजी दोस्तों 18वीं सदी के विद्वान हैं। 18वीं सदी में इन्होंने बाल मनोविज्ञान की विषय वस्तु को सबसे पहले तैयार किया था और यही वो विद्वान है जो अपने आप के अंदर एक शिक्षा शास्त्री भी थे, बाल मनोवैज्ञानिक भी थे और चिकित्सक भी थे। और चिकित्सक होने के साथ साथ में ये एक शिक्षक के रूप में भी काम करते थे। तो ये अपने आप में एक मल्टी प्रकार के जो वर्क होते हैं, बहुत प्रकार के वर्क होते हैं, ऐसे काम करने वाले व्यक्तित्व थे। इन्होंने ही शिक्षा को लेकर के जो परिभाषा दी है वो सबसे परिष्कृत परिभाषा मानी जाती है और इसीलिए सर्वाधिक बार पूछी जाती है। तो इन्होंने क्या कहा था, लिखिए, शिक्षा बालक की आंतरिक अभियोग्यताओं, शिक्षा बालक की आंतरिक अभियोग्यताओं को स्वाभाविक समरस एवं प्रगतिशील रूप से विकसित करती है, प्रगतिशील रूप से विकसित करती है। इनका मानना है शिक्षा जो है वो क्या करती है,
शिक्षा बालक में जो जन्मजात योग्यताएं पाई जाती है, जन्मजात अभियोग्यताएं पाई जाती है। अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि जैसे एक बीज जो है वो अपने अंदर एक पावर रखता है, एक शक्ति रखता है, उसी प्रकार से प्रत्येक बालक जब पैदा होता है, जब जन्म लेता है, जन्म से ही वो एक शक्ति को लेकर पैदा होता है, एक योग्यता को लेकर पैदा होता है। उसमें जन्म से ही जो शक्ति और योग्यता पाई जाती है, उस जन्मजात शक्ति और योग्यता को उजागर करने का काम किसका होता है? शिक्षा का होता है। लेकिन ये शिक्षा किस प्रकार से उस योग्यता को, उस शक्ति को उजागर करती है? स्वाभाविक रूप से। स्वाभाविक का मतलब अपने आप बालक की जो शक्तियां हैं वो निकल करके बाहर आए, बालक की जो योग्यताएं हैं वो निकल करके अभिव्यक्त हों। तो स्वाभाविक समरस, समरस का मतलब जैसा हम चाहते हैं वैसा, समरस उसी प्रकार का जैसा हम चाहते हैं। जैसे आप दुकान वाले को जाकर बोलते हैं कि मुझे गन्ने का जूस लेना है, जूस का मतलब ही रस होता ना, गन्ने का जूस लेना है, और अब वो आपको गन्ने का जूस देने के लिए अपनी मशीन में बांस की लकड़ी को ठूंस रहा है। किसको? तो क्या गन्ने का रस मिल जाएगा? गन्ने का रस लेने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? ठीक है ना? इसका मतलब ये हुआ कि जैसा हम चाहते हैं वैसा तभी होगा जब हम उसी दिशा में काम करेंगे, है ना? समरस उसी प्रकार का जैसा एक बालक को हम चाहते हैं कि वो आगे चलकर अच्छा बने, तो अच्छा बनाने के लिए केवल और केवल हमें एक ही मार्ग नजर आता है कि उसको अच्छी शिक्षा दी जाए। अच्छी शिक्षा देंगे तो वो वैसा बनेगा जैसा हम चाहते हैं, और प्रगतिशील विकास हो। प्रगतिशील का मतलब क्या होता है? प्रगतिशील का मतलब होता है हमेशा सतत रूप से बढ़ते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में नहीं। प्रगति का मतलब विकास की दिशा में, बढ़ते हुए क्रम में सतत चलता रहे, उसको हम बोलते हैं प्रगतिशील। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इनका विचार जो है, इनकी परिभाषा जो है वो इस बात को स्पष्ट करती है कि शिक्षा ही वो माध्यम है जिसके द्वारा हम एक बालक में जो भी आंतरिक योग्यताएं हैं उनको स्वाभाविक रूप से समरस और प्रगतिशील तरीके से क्या कर सकते हैं? विकसित कर सकते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा साधन नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट लिखिए, फ्रॉबेल के अनुसार। फ्रॉबेल के अनुसार शिक्षा बालक की आंतरिक शक्तियों को, शिक्षा बालक की आंतरिक शक्तियों को बाह्य शक्तियों का रूप देती है। शिक्षा बालक की आंतरिक शक्तियों को बाह्य शक्तियों का रूप देती है। शिक्षा बालक की आंतरिक शक्तियों को बाह्य शक्तियों का रूप देती है। यानी कोई भी व्यक्ति है, कोई भी बालक है या मनुष्य है, उसमें आंतरिक शक्तियां पाई जाती है। हम काफ़ी देर से बार बार बात कर रहे हैं कि हर व्यक्ति में क्या पाई जाती है? आंतरिक शक्तियां। उन आंतरिक शक्तियों को बाहर निकालने की क्षमता केवल किस में पाई जाती है? शिक्षा में पाई जाती है। अगर हम एक बालक को उचित प्रकार की शिक्षा दिलवाते हैं तो निश्चित रूप से उस शिक्षा के माध्यम से उसकी आंतरिक शक्तियाँ क्या हो जाएगी? उजागर हो जाएगी। दो भाई एक साथ एक परिवार में जन्म लेते हैं, उन दोनों में से एक को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा जाता है और दूसरे को भैंस चराने भेजा जाता है। दोनों को भोजन एक प्रकार का दिया जाता है, दोनों को बिस्तर एक प्रकार के दिए जाते हैं, दोनों के रिश्तेदार घरवाले एक प्रकार के हैं। लेकिन आप अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं कि 20 साल बाद दोनों में आमूल चूल अंतर देखने को मिलेगा, बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलेगा। जो भैंस चराने जाता है उसकी सोच में, उसके दृष्टिकोण में, उसके नज़रिए में, उसकी बौद्धिक क्षमताओं में, उसकी समझ में, उसके बातचीत करने के तौर तरीके में, और जो 20 साल से स्कूल जा रहा है, 20 साल के बाद में उसमें जो परिवर्तन आएंगे वो उसे कई गुने अलग प्रकार के होंगे। वो समय के साथ में बातचीत करेगा, समय के साथ में व्यवहार करेगा,
परिस्थितियों के अनुसार अपने विचार प्रकट करेगा, कब क्या बोलना बोलेगा, हर उस कार्य को बहुत समझ से करेगा जिसके अंदर सोचने समझने की ज़रूरत है। तो ये जो डिफरेंस नज़र आया वो किसकी वजह से आया? बालक दोनों एक ही परिवार में जन्मे, लेकिन एक को शिक्षा के लिए भेजा तो उसकी आंतरिक जो शक्तियाँ थी वो क्या हो गई? उजागर हो गई, और दूसरे की आंतरिक शक्तियाँ उजागर नहीं हो पाई। नेक्स्ट है गांधी जी के अनुसार। गांधी जी के अनुसार शिक्षा से मेरा अभिप्राय है शिक्षा से मेरा अभिप्राय है शिक्षा से मेरा अभिप्राय है मनुष्य के शरीर आत्मा तथा मस्तिष्क का सर्वांगीण और सर्वोत्तम विकास से। देखो, गांधी जी शिक्षा को परिभाषित करते हुए बोलते हैं कि शिक्षा एक ऐसा प्रकल्प है, शिक्षा एक ऐसा संकल्प है, शिक्षा एक ऐसा व्यवहार है जो बालक या व्यक्ति को जब दिया जाता है या दी जाती है तो उस मनुष्य में शारीरिक रूप से परिवर्तन आते हैं, जो हम पहले बात कर चुके हैं। आत्मिक रूप से परिवर्तन आते हैं। आत्मा क्या है, आत्मा किसे कहते हैं? प्लेटो ने सबसे पहले आत्मा की अवधारणा दी थी, और प्लेटो ने कहा था हमारी नाभि से निकलने वाली तृष्णा, हमारे हृदय से निकलने वाले भाव और हमारे मस्तिष्क से निकलने वाले विचार जब एकीकृत हो जाते हैं तो उसे ही हम आत्मा कहते हैं, और आत्मा ही परमात्मा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी आत्मा के परिष्कार होने का मतलब, हमारी आत्मा के उन्नत होने का मतलब हमारी तृष्णा में, हमारे भाव में, हमारे विचारों में उत्तमता का आना है। तो गांधी जी का मानना है कि शिक्षा सबसे पहले तो क्या करती है? शरीर में परिवर्तन लाती है, उसके बाद में हमारी आत्मा जो है उसको परिष्कृत करती है, उसको अच्छा बनाती है, और फिर उसके बाद में तीसरे नंबर पर लिखा है मनुष्य के मस्तिष्क। मस्तिष्क का मतलब वैचारिक क्षमताएं, उनको जो है वो सकारात्मक बनाती है। कार्य व्यवहार मस्तिष्क के आधार पर हम करते हैं तो उनको सकारात्मक बनाती है। विशेष रूप से सर्वांगीण और सर्वोत्तम विकास हो। विशेष रूप से क्या हो? इन सभी का, शरीर का भी सर्वोत्तम विकास हो, सर्वांगीण विकास हो, मानसिकता का भी हो, और आत्मिक रूप से भी सर्वोत्तम और सर्वांगीण विकास हो। उसी को गांधी जी ने शिक्षा का स्वरूप माना है। उसके बाद में स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा बालक में पूर्व निहित का मतलब पहले से मौजूद, पूर्व निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करती है। शिक्षा बालक में पूर्व निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करती है। शिक्षा बालक में पूर्व निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करती है, यानी एक बालक में पहले से ही जो पूर्णता मौजूद होती है उस पूर्णता को अभिव्यक्त करने का काम किसका है? शिक्षा का। शिक्षा के द्वारा ही उसकी जो विशेष प्रकार की पहले से मौजूद शक्तियाँ होती है, पूर्व निहित का मतलब पहले से मौजूद शक्तियाँ, उनको उजागर किया जाता है। उसके बाद में है
कौलसनी के अनुसार शिक्षा बालक में शारीरिक व मानसिक विकास करती है। शिक्षा बालक में शारीरिक व मानसिक विकास करती है। शिक्षा बालक में शारीरिक व मानसिक विकास करती है। तो यहाँ पर इन्होंने लगभग प्लेटो के आधार पर ही अपनी परिभाषा को दिया है। थोड़ा सा एक शब्द का अंतर है और उस शब्द का अंतर जो है वो इन्होंने मानसिकता के साथ में जोड़ा है। तो यूँ समझ सकते हैं कि व्यक्ति की मानसिकता भी कुल मिलाकर बौद्धिक क्षमताओं से ही जुड़ी हुई होती है। तो शारीरिक और मानसिक परिवर्तनों का विचार किसके द्वारा दिया गया है? कौलसनी के द्वारा। तो दोस्तों ये था आपका आज का पहला हमारा एक छोटा सा बिंदु, शिक्षा शब्द का अभिप्राय क्या है उसको जानना था। समझ में तो आ रहा है कि नहीं कुछ आप लोगों के? तो कल इसी के आगे हम बात करेंगे और कल हम बात करेंगे मनोविज्ञान के अभिप्राय को लेकर कि किसका अभिप्राय था आज? शिक्षा की। परिभाषाएं जरूर याद करना, ग्रेड सेकंड में कोई ना कोई एक परिभाषा जरूर आती है। ठीक है, मिलते हैं कल। थैंक यू।